सो हेलो नमस्कार राम राम, आप सभी का स्वागत है सत्या फैक्ट्स के एक और एपिसोड में, जिसमें हम चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो बात है 26 अप्रैल 1986 की और जगह है उस समय के सोवियत संघ के यूक्रेन के चेरनोबिल शहर से 16 किलोमीटर दूर प्रिपियत शहर के पास में स्थित व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट की। क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट चेरनोबिल शहर के पास में स्थित है, इसलिए इसको चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से अच्छे से जाना जाता है। रात के तकरीबन 1:23 AM पर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में धमाका होता है, जिसे चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1983 के अंदर लगाया गया था। रिएक्टर नंबर 4 के लगने से पहले चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 3 रिएक्टर पहले से काम कर रहे थे, जिनमें से 2 क्रमशः 1977 और 1981 से ऑपरेशन में थे। तो चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ उसमें 8 टन से ज्यादा रेडिएशन निकली थी। और अगर हम इसको हिरोशिमा के परमाणु बम धमाके से कंपेयर करें तो ये उस बम धमाके से 400 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस धमाके में 2 लोगों की इंस्टेंट मौत हो गई और लाखों लोग रेडिएशन से प्रभावित हुए। इस धमाके में लगी आग को बुझाने वाले फायर फाइटर्स में से 31 फायर फाइटर्स की मौत हो गई और 1,15,000 से ज्यादा लोगों को इस एरिया को खाली करके वहां से छोड़ के जाना पड़ा। इससे पहले कि आप ये जानो कि आखिर उस रात हुआ क्या था, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में लिए जाने वाली फ्यूल की बात कर लेते हैं। तो इन जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर में एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फ्यूल के तौर पे काम में लिया जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर मैक्सिमम टाइम यूरेनियम को फ्यूल के तौर पे काम में लिया जाता है। वैसे तो यूरेनियम के कई सारे आइसोटोप होते हैं, जिनमें से यूरेनियम 238 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल के तौर पर काम में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 को फ्यूल के तौर पर काम में लिया जाता है क्योंकि ये यूरेनियम का सबसे अनस्टेबल आइसोटोप होता है। तो इस तरह यूरेनियम की अनस्टेबिलिटी की वजह से उसे न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे काम में लिया जाता है। तो इस तरह यूरेनियम की अनस्टेबिलिटी की वजह से ये छोटे एलिमेंट्स के अंदर टूटता है और इस तरह बड़े एलिमेंट्स का अपने छोटे एलिमेंट्स में टूटना न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस कहलाती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए और तेजी से करने के लिए उस पर एक न्यूट्रॉन से अटैक किया जाता है। तो जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से अटैक किया जाता है तो यूरेनियम अपने 2 छोटे एलिमेंट्स के अंदर टूटता है और साथ ही एनर्जी निकलती है और एनर्जी के साथ ही उसमें से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं जो कि इस प्रोसेस को आगे से आगे बढ़ाते हैं और ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन बन जाती है। और इस चेन रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या आगे से आगे बढ़ती जाती है और अगर हम इन न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल कर ले तो इससे निकलने वाली एनर्जी को हम पानी के कांटेक्ट में लाएंगे, जिससे भाप बनेगी और उस भाप की वजह से हम जनरेटरों को घुमाएंगे और हमारे को बिजली प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम इन न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करने में कायम नहीं रहे तो यह एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाएगी, जिसकी वजह से काफी मात्रा में एनर्जी निकलेगी और इस एनर्जी की वजह से होगा एक बहुत बड़ा धमाका और यही प्रोसेस होती है एक न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर। और ऐसा ही कुछ उस रात चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हुआ था। उस रात चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 एक रिएक्टर से न्यूक्लियर बॉम्ब में बदल गया था। न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने के लिए पानी का स्टीम में बदलना बहुत ही जरूरी होता है और इस पानी को स्टीम में बदलने के लिए हमें पानी को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पंप करना होगा और इस पानी को रिएक्टर के अंदर पंप करने के लिए हमें जो मोटर लगेगी उसके लिए बिजली की जरूरत होगी और ये बिजली की जरूरत वहाँ पर लगे डीजल जनरेटर से पूरी होती थी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि पावर फेलियर के टाइम ये जनरेटर नहीं होंगे तो पानी को रिएक्टर के अंदर कैसे पंप किया जाएगा। इसलिए उस रात एक इमरजेंसी पावर फेलियर टेस्ट किया जा रहा था जो पहले एक रात पहले होना था, लेकिन उसे रीशेड्यूल किया गया था। यह टेस्ट अब तक रिएक्टर नंबर 4 पर 2 बार पहले भी किया जा चुका था, लेकिन दोनों बार इसमें सक्सेस नहीं मिली थी। और उस रात कुछ टेक्निकल खराबी और इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से एक अनस्टेबल चेन रिएक्शन बनी और मात्र 32 सेकंड में एक धमाका हुआ जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर बनकर सामने आया। क्योंकि उस टाइम पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा था और ये घटना हो गई जो कि काफी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात थी। तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने इस घटना को काफी ज्यादा छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर हवा में रेडिएशन की मात्रा काफी ज्यादा होने और पड़ोसी देशों के दबाव के कारण यूएसएसआर ने 10 दिन के बाद में इस बात की पुष्टि की चेरनोबिल के अंदर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। अगर सोवियत संघ उस टाइम पर अपनी इंटरनेशनल इमेज को बचाने के बजाय टाइम रहते लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लेता तो रेडिएशन से मरने वाले लोगों की संख्या कम होती और साथ ही दुनिया में कैंसर पेशेंट्स का नंबर भी कम होता।
इस धमाके के बाद रिएक्टर नंबर 4 को, जहां पर 200 टन से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल था, उसके चारों ओर एक सर्कोफेगस बनाया गया, यानी कि उसको एक शील्ड बनाकर पूरी तरह से ढक दिया गया ताकि रेडिएशन वहां से बाहर नहीं निकले। लेकिन ये इतना ज्यादा मजबूत नहीं था और कुछ टाइम बाद ये खराब होने लगा और फिर 2010 में इसके चारों ओर एक नई एडवांस शील्ड बनाने का काम शुरू हुआ, जो 2019 के आते आते खत्म हुआ, जिसकी कॉस्ट लगभग $3 बिलियन के आसपास पड़ी थी। और इस शील्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 100 साल से ज्यादा की है। और लापरवाही की हद आप ये देख सकते हो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के 3 रिएक्टर से सन 2000 तक बिजली बनाई गई। और एक तरीके से देखे जाए तो ये यूक्रेन की मजबूरी भी थी, क्योंकि यूक्रेन के अंदर उस टाइम तक ऊर्जा का काफी ज्यादा संकट चल रहा था। लेकिन फिर इसे सन 2000 के बाद में बंद कर दिया गया। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों ओर एक जंगल था जो पहले पूरा हरा भरा था, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद में ये हरा भरा जंगल बिल्कुल लाल जंगल में बदल गया, जिसकी वजह से इसे रेड फॉरेस्ट कहा जाने लगा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले लोग जिस प्रिपियत शहर के अंदर रहते थे, वहां पर एक ब्रिज था, तो एक्सप्लोजन को वहां के लोगों ने उस ब्रिज पर खड़े होकर देखा था, जिसकी वजह से उनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन गई थी, जिसकी वजह से उस ब्रिज को आज ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। और ये प्रिपियत शहर अभी बिल्कुल अबेंडन पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली। जहाँ स्कूल थे वो स्कूल बिल्कुल ऐसे के ऐसे, घर बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही। इस दुर्घटना के 36 साल बाद भी आज वहां पर कोई नहीं रहता और कुछ गिने चुने स्टाफ के लोग रहते हैं जो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से 10 किलोमीटर दूर व 36 किलोमीटर के दायरे के बीच में रहते हैं। अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने इस पूरी चेरनोबिल की घटना को और भी ज्यादा भयंकर होने से बचाया था। दरअसल पावर प्लांट के नीचे एक पुल था जिसके अंदर चारों रिएक्टर का न्यूक्लियर वेस्ट जाता था, जिसकी वजह से उसका पानी पूरा रेडियो एक्टिव था। जब उस रात प्लांट में आग लगी थी, वो आग अगर उस पुल के पास में पहुंच जाती तो इसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता और ये धमाका इतना बड़ा होता कि पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट 5000 सालों के लिए बिल्कुल इनहेबिटेबल हो जाता। इस हादसे को रोकने के लिए उस पुल को किसी ना किसी तरीके से खाली करना था और उस पुल को खाली करने के लिए उसके अंदर वॉल्व लगे होते थे जिनको मैन्युअली जाके खोलना पड़ता था। लेकिन वहां पर जाना एक बड़ी रिस्क की बात थी, क्योंकि वो पानी रेडियो एक्टिव था और अगर उसके कॉन्टेक्ट में आए तो रेडिएशन की वजह से किसी की मौत भी हो सकती थी। तो कोई जाने को तैयार नहीं था वहां पे। और इस काम को करने के लिए 3 लोग सामने आए जिनका नाम था एलेक्सी एलमेंको, वोलेरी बेजपलोव एंड बोरिस बर्नोव। तो ये वो 3 लोग थे जो पुल के अंदर गए और उस वॉल को मैन्युअली जाके ओपन किया और उस पुल को खाली किया। और लकीली वो तीनों इंसान सर्वाइव कर गए, उन्हें किसी प्रकार का रेडिएशन डैमेज नहीं हुआ। तो इस तरह ये पहले से ही बड़ी दुर्घटना, दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना बनने से बच गई। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।